नमस्कार फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों की स्टडी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। बिहार स्पेशल बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं उन सभी को एक एक करके हम लोग जानेंगे इस सीरीज में, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार में औपनिवेशिक काल के दौरान तकनीकी शिक्षा के विकास पे चर्चा किया जाएगा, ठीक है। कि बिहार में जब औपनिवेशिक काल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का जब शासन चल रहा था, तो उस टाइम बिहार की तकनीकी शिक्षा किस प्रकार से डेवलप हुई, किस प्रकार से यहाँ पर विश्वविद्यालय के गठन किए गए और बहुत सारी टेक्निकल डिग्रियाँ देने के लिए यूनिवर्सिटीज बनाई गई, ठीक है। बिहार में प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में एक शानदार विरासत रही है। यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, जो कि ये तीनों प्राचीन विश्वविद्यालय हैं और हमारे बिहार का ये प्राइड है, गौरव है, ठीक है। नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिल चुकी थी प्राचीन समय की। जब अभी मॉडर्न समय की बात करें तो बिहार में एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़िए राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति मिला हो, ठीक है। तो प्राचीन समय इतना मतलब उन्नत था बिहार, इतना गौरवशाली था। यहाँ उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी कि नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालयों को वैश्विक पटल पे प्रसिद्धि मिली थी। लोग विदेशों से आते थे यहाँ पढ़ने। लेकिन प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा की परंपरा मध्यकाल में धीरे धीरे लुप्त होते गई, ठीक है। तो देखिए ये शॉर्ट नोट्स है, इससे क्वेश्चन अगर आएगा भी तो शॉर्ट नोट्स आएगा। तो शॉर्ट नोट्स में भी क्या लिखना होता है हम लोग को, सबसे पहले मैं जैसा कि पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग को लिखना है तकनीकी शिक्षा के बारे में। पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल में तकनीकी शिक्षा क्या थी। तो चूँकि तकनीकी शिक्षा का किस प्रकार से मतलब कि आया बिहार में, किस प्रकार से उसका आगमन हुआ और थोड़ा सा प्राचीन से इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो तकनीकी शिक्षा क्या है, किस प्रकार से इसका इतिहास से लेकर के मॉडर्न तक इसकी प्रगति हुई, इसको शॉर्ट में लिख देंगे और यही हो जाएगी इसकी क्या भूमिका, ठीक है। इसके बाद इसको डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा किस एक्ट के द्वारा किस प्रकार से तकनीकी शिक्षा बिहार में लाई गई और उसके बाद फाइनली निष्कर्ष निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया था। कोई भी क्वेश्चन लिखने के लिए 3 पार्ट होते हैं, भूमिका होती है, बीच वाले सेक्शन होते हैं, लास्ट में निष्कर्ष होती है। तो भूमिका समझ आ गई क्या लिखनी है, क्या वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है हमको क्वेश्चन में कि वो क्या है, उस चीज को वर्णन करना है। अगर उसका कुछ ऐतिहासिक गौरव रहा है तो इतिहास से लेकर के वर्तमान तक वो किस प्रकार से क्रमवार विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, प्रगति किया है, उस चीज को हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसी हिसाब से हम लोग सोचें तो सबसे पहले क्या बताएंगे तकनीकी शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा, चूँकि तकनीकी शिक्षा में भी पहले शिक्षा का जो टर्म है इसको एक्सप्लेन करना है। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल से ही बिहार में चला आ रही है और उसकी एक समृद्धशाली विरासत देखने को मिलती है और यह पुराने विश्वविद्यालय में से एक है, ठीक है। जैसे कि नालंदा, उदंतपुर, विक्रमशिला जो हम सभी लोग जानते हैं, इन तीनों विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल चुकी है। लेकिन प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा की परंपरा धीरे धीरे मध्यकाल आते आते सल्तनत काल लुप्त हो गई थी, क्योंकि सल्तनत काल में कहीं न कहीं बख्तियार खिलजी जैसे लोग तुर्क आक्रमणकारी आए और उन्हें ये चीज़ें हजम नहीं हुआ कि किस प्रकार से कोई गैर इस्लाम धर्म जो है इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ या फिर इतनी उच्च स्तर की शिक्षा दे रहा है। इसलिए उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, सल्तनत काल में इनको ध्वस्त करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार उनका पतन हो गया। बिहार में ब्रिटिश शासन के अंतिम दौर में फिर से इसका पुनरुत्थान करने का प्रयास किया गया कि ब्रिटिश शासन जब आया तो उसके लास्ट दौर में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करना चाहता था, परंतु लास्ट में जब इनको लगा कि यहाँ के कुछ वर्गों को शिक्षित करना चाहिए क्योंकि उनको यहाँ पे शासन करने में कठिनाई हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो यहाँ के कुछ लोगों को अपने वर्ग में मिलाने के लिए यहाँ के लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस किए और इसलिए उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो उसी के क्रम में 1837 से 1838 के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार बंगाल के लगभग
15 लाख गांवों में 1 लाख प्राथमिक विद्यालय थे। 1837-38 में सर्वेक्षण कराया गया जिस बेसिस पे यह डिसाइड किया जा सके कि कहाँ पे कितनी शिक्षा और कितनी शिक्षा की स्थापना करने की आवश्यकता है। देखिए 1837-38 के सर्वेक्षण के अनुसार 15 लाख में 1 लाख प्राथमिक विद्यालय, कहने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक 5 गांव में एक विलेज ऐसा था जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय था। अभी का कंडीशन क्या है, हर एक गांव में हर एक मोहल्ले में प्राथमिक विद्यालय देखने को मिलता है, परंतु उस टाइम 5 गांव मिला के 1 लाख मतलब 5 गांव में एक गांव में प्राथमिक विद्यालय होते थे। जबकि आधुनिक समय 1820-30 के दशक से बिहार में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ और यह आगे भी फली फूली, जिससे निम्नलिखित बिंदुओं से हम लोग क्रमवार देखेंगे और समझेंगे। तो यह रही टोटल इसकी भूमिका कि किस प्रकार से भारतीय इतिहास में बिहार का शिक्षा में गौरवशाली परंपरा से शुरू किया हम लोग आधुनिक किस प्रकार से इस पे ध्यान दिया गया। ठीक है, अब उसका क्रमवार विकास कैसे रहा है तो उसको पॉइंट वाइज लिखना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा की शुरुआत 1813 के अधिनियम से देखी जा सकती है। तो पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा का विकास 1813 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उससे देखने को मिलती है। यही वह पहला अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरफा जो एकाधिपत्य था व्यापार का, उसको भी समाप्त किया गया था। और कहीं न कहीं अब उनको कहा गया था कि अब यहाँ पे शासन ब्रिटिश क्राउन के नाम से होगी, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और वहाँ पे कोई भी व्यापार कर सकता है और इसी में 1 लाख रुपया खर्चा करने का भी शिक्षा पर इनको आदेश दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का भी निर्देश दिया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि 1813 के बाद 1833 में भी अधिनियम आया। उसके बाद 1847 में महिला शिक्षा के लिए पटना में गर्ल्स स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई। तो 1847 में पहली बार पटना में गर्ल्स स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना भी देखने को हमें मिलती है। तीसरा पॉइंट है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय 1857 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत में पहली विश्वविद्यालय लगी थी 1857 में, वो भी कहाँ लगी थी तो कलकत्ता में। उसके पहले 10 साल पहले ही देखिए 47 में ही बिहार में गर्ल्स स्कूल बन गया था और सेंट जोसेफ स्कूल भी बनाए गए थे। बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। चूँकि उस टाइम बिहार जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, इसलिए 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना की गई। और यह क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछता है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो 9 जनवरी 1863 को की गई। 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना की गई और उसी वर्ष देवघर, मोतिहारी और चाईबासा में जिला स्कूल की भी स्थापना की गई। तो 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना हुआ, साथ में देवघर, मोतिहारी और चाईबासा में भी स्कूल की स्थापना की गई। वहीं अगला पॉइंट है कि 1872 में मुजफ्फरपुर में बिहार विज्ञान सोसाइटी की स्थापना हुई और 1873 में पटना में दूसरी शाखा शुरू हुआ और 1886 में पटना की मोहम्मडन एजुकेशनल सोसाइटी ने पटना शहर में मोहम्मडन एंग्लो अरबी स्कूल की स्थापना की थी। कहने का अर्थ यह हुआ कि 1872 में मुजफ्फरपुर में, 1873 में पटना में, चूँकि 63 में एक बन चुका था पटना कॉलेज, तो 73 में भी पटना में दूसरा शाखा बना था 10 साल के बाद। फिर 1886 में बन गया है पटना में मोहम्मदन एंग्लो अरबी स्कूल, अरबी पढ़ाने के लिए। ठीक, तो ये सब ना की वर्ड है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रटने वाला चीज़ है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, 5वां पॉइंट है फिफ्थ की 1902 में पूसा वाला भी क्वेश्चन पूछता है। कृषि में जो पहला विश्वविद्यालय बना, कृषि अनुसंधान केंद्र और प्रयोग केंद्र की स्थापना पूसा में 1902 में की गई। इसका उद्देश्य था खेतों की नई तकनीकों का आविष्कार करना और उसकी उपज में सुधार लाना। 6 है जिसमें शिक्षा का क्रम आगे बढ़ते गया। और छठा पॉइंट है कि 1917 में बिहार में उच्च शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर था। इस वर्ष बहुप्रतीक्षित पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो पटना विश्वविद्यालय
जिसकी स्थापना 1917 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी और यहाँ पे है पटना विश्वविद्यालय। तो पटना कॉलेज 1863 था, पहली बार बना था। ठीक है, और पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना था, जो कि एक तरह से बिहार में शिक्षा जगत में मील का पत्थर साबित हुआ था। 7 पॉइंट है कि 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। अब पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की भी स्थापना कर दी गई। तो धीरे धीरे सभी फील्ड में बिहार में शिक्षा का क्रम बढ़ते गया। जैसे 1902 में कृषि में, उसी प्रकार से 1925 में मेडिकल, 1902 में कृषि और 1925 में मेडिकल। ठीक है, 8 पॉइंट है कि 1926 में धनबाद में, उस समय चूंकि बिहार झारखंड एक ही साथ है, तो धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई। जो जमीन के अंदर मिनरल्स की खुदाई होती है, जिससे निकलते हैं माइंस, उसकी भी स्थापना की गई 1926 में धनबाद में मेडिकल कॉलेज के 1 साल के बाद। इसी वर्ष पटना में आयुर्वेद का सरकारी स्कूल भी बना और 1930 में नस्ल सुधार आदि के लिए भी पटना में पशु चिकित्सक महाविद्यालय को भी बनाया गया। और इसी क्रम में धीरे धीरे एक बाय एक करके हर फील्ड में विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज बनते गए और 1930 में पशु चिकित्सा के लिए भी कॉलेज बनाए गए। ठीक है, और जैसे कि 1925 में मेडिकल बना था, उसी तरह से 5 साल के बाद 30 में पशु के लिए बना। 1932 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज बना। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे लोग आए और 1932 में जाकर के इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया। 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हुई। DMCH जो है दरभंगा में है, जैसे पटना PMCH है ना, वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई भी होती है। तो 1947 में ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना इसी क्रम में की गई थी, जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, 1932 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज और लास्टली 1940 में बिहार में पटना महिला कॉलेज खोला गया था। 1940 में बिहार में पटना महिला कॉलेज। ठीक, अब ये हो गया क्रम कि किस प्रकार से शिक्षा का विकास धीरे धीरे बिहार में होते गया अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन काल में। उसके बाद अब भूमिका, मतलब लास्ट का भूमिका हो गया, बीच के हो गए पार्ट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निष्कर्ष। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष लिखने के लिए ना एक मतलब निष्कर्ष लिखना एक आर्ट होती है, जो हम लोग ऊपर से लिखे उसी में से चुन करके एक पॉजिटिव सकारात्मक रूप देना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने नवोन्मेषी और आधुनिक विचारों तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया तथा विविध क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का माध्यम प्रदान किया। इसने राष्ट्रवाद के उदय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा से राज्य में मानव संसाधन का निर्माण हुआ, जो आज राज्य के दोहरे अंक के विकास दर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मददगार भी है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड हैं, जैसे कि देखिए ब्रिटिश जो शिक्षा प्रणाली थे, जो औपनिवेशिक काल में बिहार में शिक्षा या देश में का विकास हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ था, आधुनिक विचार, लोगों के अंदर जो रूढ़िवादी विचार थे उसकी बजाय अब धीरे धीरे आधुनिक विचार जन्म लेने लगे। इसके अलावा लोगों के अंदर साइंटिफिकल टेम्परामेंट जो होती है, सोच होती है, वो उसमें भी बढ़ावा देखने को मिला। लोग अब किसी भी बात को डायरेक्ट मानने के बजाय उस पर प्रश्नवाचक, साइंस क्या बोलती है कि कोई भी कथा, जैसे होता है ना कि लोग अपना कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये चीज़ें मान लो, बस मान लो, तो उस चीज़ पे प्रश्नवाचक चिन्ह शिक्षा ही लगाती है, वैज्ञानिक सोच ही लगाती है। ठीक है, और रूढ़िवादी क्या होती है कि कोई एक परंपरा चली आ रही है, उसको बिना तर्क के, बिना किसी लॉजिक के लोग मान रहे हैं और अपने अगली पीढ़ी को भी वहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनको भी मानने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर किया जाता है, या फिर उनको इतनी सोच समझ नहीं होती है कि उस पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकें, क्वेश्चन कर सकें कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो आधुनिक विचार का डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा मिला और भी विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने का भी माध्यम बना था शिक्षा के माध्यम से भी लोगों को हर एक फील्ड में जोड़ा गया। इसके अलावा राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि हम लोग को पता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, डॉक्टर, वकील, पेशे से शिक्षक, इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं
मिल करके राष्ट्रवाद लोगों की जन जन तक पहुंचाया है और सभी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को इन्होंने उत्प्रेरित किया था, क्योंकि उसके पहले लोग आंदोलन करते थे, क्रांति करते थे, परंतु उन्हें एक राष्ट्रवाद की उनके अंदर भावना नहीं थी, उन्हें ये नहीं पता था कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो कहीं न कहीं शिक्षा से इसमें भी मदद मिली। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा से राज्य में मानव संसाधन का भी निर्माण हुआ और नए-नए टेक्नोलॉजी देखने को मिली, नए-नए खोज भी देखने को मिले और आज के समय राज्य के दोहरे अंक के विकास दर में भी कहीं न कहीं यही ये शिक्षा का जो क्रम हमारा इतिहास चला आया 1813 से लेकर के अभी तक, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं मददगार हुआ देखने को मिलता है। 100 जो हमारे बिहार की शिक्षा बीच के कालों में सल्तनत काल, मुगल काल में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, उसको नए सिरे से पुनर्जीवित करने का भी मौका मिला और उससे हर एक व्यक्ति का जीवन में एक नया मोड़ आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा निष्कर्ष। तो अब ये ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।